आज के इस गहन चर्चा की शुरुआत मैं स्रोत सामग्री के एक बहुत ही सुंदर दृश्य से करना चाहूंगी। भारतीय तिरंगे के रंग और हमारा राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते। बहुत ही शक्तिशाली चित्र है ये। बिल्कुल। और ये दृश्य दरअसल राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 के मूल आधार को बहुत अच्छे से दर्शाते हैं। मतलब एक ऐसी नीति जो पूरी तरह से भारतीय मूल्यों में गहराई से निहित है। हाँ, और आज हम इसी विस्तृत दस्तावेज का विश्लेषण करने वाले हैं। सही कहा। और इस चर्चा का जो मुख्य मिशन है वो ये समझना है कि कैसे ये नई नीति रट्टा मारने वाली शिक्षा यानी जो रोट लर्निंग का पुराना ढर्रा है, हाँ, रोट लर्निंग, उससे हटकर 21वीं सदी के कौशल, आलोचनात्मक सोच और समग्र विकास की ओर एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का खाका तैयार करती है। और ये बदलाव आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत भी है। बिल्कुल है। तो कल्पना कीजिए कि हमारे देश का शिक्षा तंत्र एक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है जो दशकों से बस पैच और छोटे-मोटे अपडेट्स के सहारे चल रहा था। सही एनालॉजी है ना? तो NEP 2020 केवल एक छोटा अपडेट नहीं है, बल्कि ये पूरे सिस्टम को एक नए भविष्य के लिए तैयार और AI संचालित ऑपरेटिंग सिस्टम से बदलने जैसा है। बिल्कुल, मतलब ये बुनियादी वायरिंग को ही बदल रहा है ना। हाँ, ठीक है। आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे बड़ा जो संरचनात्मक बदलाव है, वो है वर्तमान 10+2 ढांचे को खत्म करना। उसकी जगह अब 5+3+3+4 का सिस्टम लाया जा रहा है। नंबर्स बदलना सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगता है, लेकिन जमीनी स्तर पर ये बच्चों को ग्रेड 1 में पिछड़ने से कैसे रोकेगा? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब ये तो ऐसा हो गया कि आप एक घर बना रहे हैं जिसकी नींव ही कमजोर है और आप ऊपर की मंजिलें सजाने में लगे हैं। यहाँ जो बहुत सबसे आकर्षक है वो ये है कि ये नीति सीधे तौर पर उस नींव को ही मजबूत करने पर प्रहार करती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, पहली बात 3 से 6 वर्ष की आयु को, जिसे हम ECCE या प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल कहते हैं, उसे औपचारिक ढांचे में शामिल किया गया है। आंगनवाड़ी और प्री स्कूल वाला हिस्सा। हाँ, बिल्कुल। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि न्यूरोसाइंस के शोध बताते हैं कि किसी भी बच्चे के मस्तिष्क का 85% से अधिक विकास 6 साल की उम्र से पहले ही हो जाता है। बाप रे, 85%। हाँ, पुराने सिस्टम में ये बच्चे औपचारिक शिक्षा के रडार से बाहर थे। अब इस नए ढांचे में खेल आधारित शिक्षा पर जोर है। मतलब बिना किताबों के? बिल्कुल। ABCD रटने के बजाय बच्चे ब्लॉक्स, पहेलियों और रंगों के जरिए सीखेंगे। इससे ड्रॉप आउट दरें काफी कम होंगी। मतलब रटने के बजाय सीखना कैसे है ये सिखाया जाएगा। एकदम सही। और इसके साथ ही 2025 तक बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान यानी FLN प्राप्त करने का एक राष्ट्रीय मिशन भी है। हाँ, मतलब अगर नींव मजबूत हो गई तो आगे की पढ़ाई आसान हो जाएगी। बिल्कुल। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब नींव बन गई तो कक्षा के अंदर क्या बदलाव होंगे? नीति कहती है कि कला, विज्ञान और व्यावसायिक विषयों के बीच कोई हार्ड सेपरेशन नहीं होगा। हाँ, मतलब कोई कठोर अलगाव नहीं। और एक और चीज, ग्रेड 6 से 8 के दौरान 10 दिनों का बैगलेस पीरियड होगा। बिना बस्ते के स्कूल। हाँ, ये तो ऐसा है जैसे बच्चों को थ्योरी की जकड़न से आजाद करके असली दुनिया में हाथ गंदे करने का मौका देना। और वे स्थानीय बढ़ई या कुम्हार के साथ इंटर्नशिप करेंगे। और इसके साथ ही प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणालियों जैसे संस्कृत और खगोल विज्ञान को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। लेकिन बहुभाषावाद को लेकर मेरे मन में एक तीखा सवाल है। नीति कहती है कि कम से कम ग्रेड 5 तक पढ़ाई मातृभाषा में होनी चाहिए। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव है। तो क्या मातृभाषा में पढ़ने से बच्चे वैश्विक स्तर पर उन बच्चों से पिछड़ने जाएंगे जो शुरू से अंग्रेजी बोल रहे हैं? ये डर बहुत आम है, लेकिन भाषाई शोध इसे सिरे से खारिज करता है। अच्छा। हाँ, शोध बताता है कि 2 से 8 वर्ष की आयु के बीच बच्चे अपनी मातृभाषा में जटिल अवधारणाओं को सबसे तेजी से समझते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर होता है। बिल्कुल। अगर आप गुरुत्वाकर्षण को अपनी भाषा में समझ गए तो अंग्रेजी में उसे ग्रेविटी कहना सिर्फ एक शब्द सीखना है। और मूल्यांकन के लिए भी परख नाम का एक नया केंद्र बनाया जा रहा है। परख? हाँ, जो रटने के बजाय वास्तविक क्षमताओं और आलोचनात्मक सोच का मूल्यांकन करेगा। मतलब ये पुराना ढर्रा पूरी तरह से बदलने वाला है। लेकिन एक बेहतरीन पाठ्यक्रम तब तक अधूरा है जब तक उसे लागू करने वाले शिक्षक सशक्त न हो। बिल्कुल सही बात है। बिना शिक्षकों के कुछ नहीं हो सकता। और हम देखते हैं कि शिक्षक अक्सर क्लर्क के काम में या चुनाव ड्यूटी में उलझे रहते हैं।
तो क्या ये नीति वास्तव में शिक्षकों को वो स्वायत्ता देती है कि वे अपने तरीके से पढ़ा सके? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो नीति ने समस्या को बहुत गंभीरता से लिया है। सबसे पहले तो 2030 तक शिक्षण के लिए 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री न्यूनतम योग्यता होगी। हाँ, मतलब इसे एक प्रॉपर करियर चॉइस बनाया जा रहा है। हाँ, ताकि लोग मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी पसंद से शिक्षक बने। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष मेरिट आधारित छात्रवृत्ति दी जाएगी। और जो बार-बार ट्रांसफर होते हैं उनका क्या? नीति अत्यधिक तबादलों पर भी रोक लगाने की बात करती है, ताकि ग्रामीण स्कूलों में उत्कृष्ट शिक्षक बने रहें। ये बहुत जरूरी है। और हाँ, आपने जो गैर शैक्षणिक कामों की बात की, शिक्षकों को प्रशासनिक कार्यों से मुक्त किया जाएगा, ताकि वे सिर्फ पढ़ाने पर ध्यान दे सकें। वाओ, ये तो बहुत बड़ी राहत होगी। इसके साथ ही हर साल 50 घंटे का सतत व्यावसायिक विकास यानी सीपीडी भी अनिवार्य होगा। लेकिन जो छोटे और अलग-थलग पड़े स्कूल हैं उनका क्या? वहाँ तो शिक्षक अक्सर अकेले पढ़ जाते हैं। इसी के ये स्कूल कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट लाया गया है। इसके माध्यम से छोटे स्कूलों के बीच संसाधनों और शिक्षकों को साझा किया जाएगा। जैसे कला और संगीत के शिक्षक? बिल्कुल, इससे शिक्षकों का अकेलापन दूर होगा और एक पूरा समुदाय बनेगा। तो स्कूली शिक्षा में इस मजबूत नींव और बेहतरीन शिक्षकों के साथ जब छात्र उच्च शिक्षा में कदम रखेगा तो वहां उसे क्या नया मिलेगा? वहां तो दीवारों को पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। अच्छा, वो कैसे? ये तो मुझे एक बुफे जैसा लग रहा है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। सिंगल स्ट्रीम संस्थानों और संबद्ध कॉलेजों को धीरे धीरे खत्म किया जाएगा। मतलब अब सिर्फ इंजीनियरिंग या सिर्फ मेडिकल कॉलेज नहीं होंगे? बिल्कुल नहीं। तक्षशिला और नालंदा की तर्ज पर बड़े बहुविषयक या मल्टी डिसिप्लिनरी विश्वविद्यालयों का निर्माण किया जाएगा। ये ऐसा है कि आपको सिर्फ एक ही तरह का खाना खाने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा है, आप फिजिक्स के साथ म्यूजिक भी पढ़ सकते हैं। एकदम सही। और सबसे बड़ा बदलाव है अंडर ग्रेजुएट स्तर पर कई एंट्री और एग्जिट विकल्प। और इसके लिए शायद वो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी एबीसी बनाया गया है। हाँ, एबीसी की स्थापना की जाएगी ताकि छात्रों के अर्जित क्रेडिट्स को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन ये मल्टीपल एग्जिट और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट वास्तव में उस छात्र की कैसे मदद करेगा जिसे मान लीजिए आर्थिक तंगी के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़े? पहले क्या होता था कि अगर आपने पढ़ाई छोड़ी तो सब बेकार। हाँ, ड्रॉप आउट का ठप्पा लग जाता था। लेकिन अब 1 साल बाद पढ़ाई छोड़ने पर सर्टिफिकेट मिलेगा। अच्छा। 2 साल बाद डिप्लोमा और 3 या 4 साल बाद पूरी डिग्री मिलेगी। इससे किसी की भी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। ये तो बहुत ही शानदार है। और क्या रिसर्च को लेकर भी कुछ योजनाएं हैं? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अभी भारत में रिसर्च पर जीडीपी का केवल 0.69% ही खर्च होता है, जो कि बहुत कम है। बहुत कम है। इसलिए अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन या एनआरएफ की स्थापना की जा रही है, जो इस पूरे परिदृश्य को बदलेगा। तो इतनी सारी शानदार योजनाएं हैं, लेकिन इन सबको जमीन पर उतारने के लिए और देश के हर तबके तक पहुंचने के लिए तकनीक और समावेश की क्या भूमिका होगी? समावेश इस नीति के केंद्र में है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए विशेष प्रावधान है, जिन्हें एससीडीजी कहा जाता है। हाँ, और इसके साथ ही एक जेंडर इंक्लूजन फंड की भी स्थापना की जाएगी। और शायद विशेष शिक्षा क्षेत्र भी बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल, स्पेशल एजुकेशन जोन्स, ताकि कमजोर इलाकों पर ज्यादा ध्यान दिया जा सके। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब हम एआई और डिजिटल शिक्षा की बात कर रहे हैं तो मुझे डिजिटल डिवाइड की कड़वी सच्चाई याद आती है। हाँ, ये एक चुनौती तो है। मतलब क्या हम उन वंचित बच्चों को और पीछे नहीं छोड़ रहे हैं जिनके पास इंटरनेट या टैबलेट नहीं है? नीति इस खतरे को बहुत अच्छी तरह पहचानती है। अच्छा, तो इसका क्या समाधान है? इसके लिए दीक्षा, स्वयं प्लेटफॉर्म और नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम का निर्माण किया जा रहा है। और जहां इंटरनेट नहीं है, वहां नीति टीवी, रेडियो और कम्युनिटी रेडियो के इस्तेमाल पर जोर देती है। मतलब हर हाल में शिक्षा पहुंचानी है। हाँ, और प्रौढ़ शिक्षा के साथ साथ लोक विद्या के एकीकरण का भी बहुत महत्व है। और इन सब के लिए शिक्षा पर सार्वजनिक निवेश को जीडीपी के 6% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। वाह! तो अगर हम इस पूरी यात्रा का संक्षेप में पुनरावलोकन करें तो 5+3+3+4 के बुनियादी ढांचे से लेकर मातृभाषा में सीखने तक। हाँ, और इंटर्नशिप यानी बैगलेस डेज। बिल्कुल, बहुविषयक उच्च शिक्षा और एआई जैसी भविष्य की तकनीकों का समावेशन, ये सब कुछ इस नीति का हिस्सा है।